टीवी में मुजाहिर बेल्वी आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन मैं जाना तो अदलिया की जानब चाह रहा था कि जहां एक बड़ा मार्का बुध को होगा कि लाइव ट्रांसमिशन होगी, लेकिन एक और अहम मसला ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम आइनी ओहदे तो ले चुकी है। सदर मुमलिकत उनका, चेयरमैन सेनेट उनका, 2 सूबों के वज़ीर आला उनके, और हाँ गवर्नर केपी भी उनका, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे। इस सिलसिले में यकीनन मुस्लिम लीग नून की ये कोशिश है, और इस सिलसिले में एक बड़ी अहम मीटिंग पीपल्स पार्टी के 4 बड़े प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले, और एक कहा यह जाता है कि पहले मरहले में शायद पंजाब गवर्नमेंट में हिस्सा बने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यकीनन पीपल्स पार्टी में मौजूद अरकान असम्बली जो माजी में ख़ास तौर पर गुजारा रहे हैं, इस सिलसिले में बड़े पुरजोश होंगे, क्योंकि आपको इल्म है कि जिनको एक बार वजारत का चस्का पड़ जाए, उनका रुकन असम्बली की हैसियत से रहना वो लुत्फ़ तो नहीं देता। मैंने सोचा कि पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, चेयरमैन सेनेट रहे हैं, और इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं नैयर बुखारी साहब। शुक्रिया बुखारी साहब, आपने हमारे लिए वाह सिंपल सादा सा सवाल तो यही पूछूंगा। पिछली बार मुझे याद है कुछ आप नाराज़ हो गए थे मेरे सवाल पर, तो मैंने सोचा अब ज़्यादा बुखारी साहब से कोई ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए कि खैर। तो कैसे मामला चल रहे हैं नून लीग के साथ? आपके 4 बड़ों की मुलाकात हुई है, यकीनन पार्टी कायद की गाइडलाइन लेके आए होंगे, और सबसे अहम बात लोग यही कह रहे हैं कि आपने तमाम आइनी ओहदे तो ले लिए, लेकिन वजारतों का ज़िम्मेदारी नहीं संभाल रहे, क्योंकि जब बजट आएगा, कारकर्दगी का पूछा जाएगा, तो आप तो उसका हिस्सा उस तरह नहीं होंगे। क्या कहते हैं मोहतरम नैयर बुखारी साहब? शुक्रिया बरेलवी साहब। गुजारिश है कि जहाँ पे आज मुल्क खड़ा है और जो क्राइसिस है ना, वहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है। जहाँ गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने हैं, वहाँ पे दीगर पॉलिटिकल लीडरशिप को भी अपना रोल अदा करना है। खींचा तानी में मुल्क की ना मईशत बेहतर हो सकती है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। हम पिछले कई अरसे से ऐसे क्राइसिस में फंसे हुए हैं, और 100 दिन में तो आप परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते, और ये 100 दिन में परफॉर्मेंस जज करना भी मुनासिब बात नहीं। लेकिन 100 दिन का ये मतलब है कि वो अपना कुछ टारगेट तो सेट करें, अपना एम एंड ऑब्जेक्ट्स तो बताएं कि वो कौम को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। अभी इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी, लेकिन मैं एक समझता हूँ जब तक आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, तब तक आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी आपकी, तो आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगी, और आप डॉलर्स भी अर्न करेंगे, और आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो तभी मुताबिकत रखेगा, या उसमें जो गैप है वो कम हो सकेगा कि आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े, आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बैलेंस आपका आ जाए। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, मैं स्टेबिलिटी की तरफ जाता हुआ नहीं देख सकता। और उधार मांग के मईशतें चला नहीं करती, और उधार मांग के आप कितना अरसा अपनी मईशत को चला सकेंगे? नहीं, आपने दुरुस्त कहा कि उधार मांग के नहीं मिलते, लेकिन जिन 2 जानिब आपने इशारा किया कि जी डोमेस्टिक, तो आपने क्या करा इन लोगों ने? कहते हैं कि केयर टेकर के नहीं, मार्च के महीने में भी आपने जो है $1.2 बिलियन की, आपका मतलब है हुकूमत ने जो है गंदम मंगाई, और वो जो बेचारे जो बैठे हुए थे अरबों की गंदम लेकर, वो आज कीड़े उन्हें खा रहे हैं, और बेचारे शायद मिट्टी के मोल बेच रहे हैं। जहाँ तक आपने तिजारत बढ़ाने को कहा, वो भी फिगर्स हमारे सामने हैं कि अभी IMF ने कहा है कि जी $4 अरब से ज़्यादा आपका खसारा बढ़ सकता है। तो ये जो लोग आपसे तो पूछेंगे ना, ठीक है 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, वहाँ आपके वोटर्स हैं, वो भी तो वो कैसे मुतमईन होगा? 100 दिन क्या हुआ,
कारकर्दगी तो इसी तरह देखी जाती है कि हुकूमत के पहले 100 दिन फिर दूसरे 2 दिन हम तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे थोड़ी। बुखारी साहब देखिए बरेलवी साहब, हर आदमी इश्यूज़ को अपने कंसेप्ट से परसीव करता है ना। आपका एक मौक़िफ़, जब मीडिया के और लोगों का एक मौक़िफ़, नून का एक मौक़िफ़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है, और हम हर आदमी जो ग्राउंड रियलिटीज़ को अपने अंदाज से उनको परसीव भी करता है। हमारा एक फ़ैसला था कि हम हुकूमत बनवाएंगे, और हम ये समझते थे कि वो उस वक़्त मुल्क ज़्यादा क्राइसिस में था, क्योंकि 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से एक नया क्राइसिस आ गया था। किसी एक जमात के पास मैंडेट नहीं था कि वो गवर्नमेंट बना सके। उन गिवन सर्कमस्टांसेस में पीपल्स पार्टी ने मैच्योर पॉलिटिक्स की कि चलो इस मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके चलते हैं, एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनते। हमारी सीसी का फैसला था। अभी मैंने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत अपना सीरियसली कुछ डायलॉग करती है मेरी क़यादत के साथ, तो बिल्कुल वो ज़रूर सियासत में बिल्कुल डायलॉग होता है, और फिर उस डायलॉग के नतीजे में हमारी पार्टी अपनी सीसी में ज़रूर इसको एग्ज़ामिन करेगी, और मुल्क की बेहतरी के लिए हुआ तो हम पीपल्स पार्टी ज़रूर पेशरफ्त करेगी उस जाने। देखो, उससे भी ज़्यादा अगर मैं आपको ले चलूँ बुखारी साहब, इधर आप हुकूमत में भी रहे हैं, हुकूमत से बाहर भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, बल्कि एग्जीक्यूटिव की कहूँ इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो महाद नज़र आ रही है, इससे पहले नज़र नहीं आई। यानी आप देखें, एक कश्मीर के एक शायर जो है वो गुमशुदा है या लापता है, उसके लिए बाकायदा लाइव कवरेज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। फिर वो 6 जजों का ख़त तो चले पसमंज़र में चला गया, जिन्होंने कहा जी हम पर दबाव होता है, मदाखलत होती है। एक जज ने कहा जी पीछे हट जाओ। तो इस तरह का जो लॉ एंड ऑर्डर का भी मंत्रा अलग है, और आपकी पार्टी सूरत हाल में खामोश नज़र आ रही है। आप जुडिशरी के साथ अगर इफ़ और बट के साथ खड़े हैं। गुजारिश है बरेलवी साहब, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वी आर सपोर्टर ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें ज़रा फ़र्क महसूस कर लें। हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, हम एग्जेक्टिव अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करती। बात का कोई आदमी भी एग्जेक्टिव अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर रहा। एग्जेक्टिव अथॉरिटी एक्सरसाइज PMLN कर रही है, या इसमें MQM है, वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन एक बात, मैं ख़ुद लीगल प्रोफेशन से हूँ, और बिल्कुल जो जजेस ने अपनी अप्रीहेंशन का इज़हार किया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हम बिलीव करते हैं, और आज़ाद अदलिया ही इंश्योर कर सकती है। मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ जो हैं उनको इंश्योर करना और उन पे अमल दरामद करना जुडिशरी के ज़रिए हो सकता है। जहाँ पे स्टेट अथॉरिटी कहीं ट्रांसग्रेस करती है तो फिर ऑब्वियसली लोग रजू करते हैं जुडिशरी से। लेकिन एक बात ज़रूर मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि जजेस में और एक थानेदार में फ़र्क होता है, चाहे वो सिविल जज के लेवल से हो, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। जजेस दे स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, और ये जो फ़लाँ को तलब कर लूँगा, फ़लाँ को बिठा लूँगा, मैं समझता हूँ कि ये उन्हें बुला के क्या करेंगे, ह्यूमिलेट करेंगे। भाई अगर आपने ऑर्डर ही पास करना है किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास, तो पास एन ऑर्डर इन राइटिंग। तलब करने से मकसद क्या? और गवर्नमेंट्स होती हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड थ्रू फेडरल सेक्रेटरीज। कंसर्न मिनिस्ट्रीज जो हैं वफाक की, उनकी नुमाइंदगी जो आप पिटिशंस भी करते हैं फ़लाँ मिनिस्ट्री थ्रू फ़लाँ सेक्रेटरी, तो प्राइम मिनिस्टर को तो प्रोटेक्शन भी है और मिनिस्टर्स को भी प्रोटेक्शन होती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये इस किस्म का रवैया हमें इख्तियार नहीं करना कि फ़लाँ को तलब कर लूँगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये किसी कर्नल को बुलाते हैं, कॉल द डिफेंस सेक्रेटरी, पास एन ऑर्डर अगेंस्ट इट। जो भी ऑर्डर पास कर रहे हैं, अगर उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है, आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो ये थोड़ा सा ये इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से ये रवैया चल पड़ी। उससे पहले देखें जजेस का रवैया, एटीट्यूड, वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते थे। और ऑब्वियसली ये मिसिंग पर्सन का इशू इम्पॉर्टेंट इशू है,
और उनके जो फैमिलीज़ हैं वो एग्रीव्ड हैं। उन एग्रीव फैमिलीज़ को उनके जो ग्रीवेंसेस उनको हल तो जुडिशरी से मिलेगा। उसके लिए अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स जो पास कर रहे हैं वो पास करें। ये भी खुशायद बात है कि काफ़ी सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा इज्तनाब बहुत साइड्स को करना चाहिए। देखिए बुखारी साहब, आप जो कह रहे हैं कि जुडिशरी को जजमेंट में बोलना चाहिए और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, तो हो क्या रहा है ये भी तो देखें आप। जो धमकियां दी गई, जो कैमरे लगाए गए और सिक्योरिटी दिफा को ही बुलाया गया था ना, वो तो बीमार हो गए। पता नहीं बीमार के जो आपको तो पता है कि सियासतदान या ब्यूरोक्रेट किस तरीके से बीमार होता है। तो फिर जो लापता लोग हैं उनकी फैमिलीज पे जो गुजर रही है, आपने जैसे मैंने उसका कहा, जिस तरह के वो गुजार रहे हैं कि घरों के ताले तोड़ के लोग बाहर निकल रहे हैं, तो फिर अगर जजेस पे रद्दमल का इजहार ना करें और पॉलिटिकल पार्टी जैसे आपकी पार्टी उसके पीछे ना खड़े हो, तो फिर तो उनमें ठीक है, आपका एक हद तक कहना दुरुस्त है, लेकिन तलखी तुर्शी इस सबब भी तो आ रही है ना कि वो जुडिशरी को कौन सी अहमियत दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं पीछे हट जाओ, ये कर दो, वो कर दो, तो फिर यही रद्दमल होगा ना फिर। बुखारी साहब, बरेलवी साहब, बिल्कुल जो उनके साथ हुआ ये नहीं होना चाहिए था, जैसे वो अलेज करते हैं, जैसे वो अलेज ही कर रहे हैं ना। नहीं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज उस वक्त रिकॉर्ड कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं जी। जो आज एक जस्टिस की फैमिली इश्यूज पे सोशल मीडिया पे आया तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी, तो वो क्या अमर माने था कि 1 साल पहले अगर किसी के बहनोई को उठाया गया तो उन्होंने वो जो आइन और कानून इख्तियार देता है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। अगर कैमरे निकले तो उस वक्त आज जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू की हुई हैं कुछ लोगों के खिलाफ, उस वक्त क्यों नहीं किया। उनकी प्राइवेसी अगर उसकी ब्रीच हुई है तो इनको उस वक्त करना चाहिए था। बिलाशुबा उन्होंने अब ख़त लिखा, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आइन और कानून उनको इख्तियारात देते था वो उनको इस्तेमाल करना चाहिए था, जो आज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल ये किसी को इजाज़त नहीं कि किसी की प्राइवेसी में किसी को इंटरफेयर करना चाहिए, एक बात। सेकेंडली, मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए सुपीरियर कोर्ट की जजेस को उनको इस किस्म के अंदाज से इस किस्म के इक़दाम उठाएं, इस किस्म के एक्शन लेने से जहाँ से उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो, ये नहीं करना चाहिए। अगर हम आज़ाद अदलिया पे बिलीव करते हैं तो उनको मेरिट पे डिसाइड करने दें। केस के जो भी प्रॉस कॉन्स हैं, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो जजेस एग्जामिन करने हैं। और हम समझते हैं कि ये इख्तियार जजेस का है, लेकिन जजेस को भी कानून साजी तो नहीं करनी चाहिए। कानून साजी का इख्तियार तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। बुखारी साहब अब आप कह रहे हैं जी 1 साल पहले कह रहा था, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने तहम्मुल से काम लिया, उन्होंने अपने चैनल के ज़रिए ज़रूर पहुंचाया होगा कि, लेकिन छोटी मोटी बातें उन्होंने शायद बर्दाश्त भी की हों, लेकिन जब कैमरों और घरों में घुसने तक आएगी और फिज़िकली आ जाएगा तो फिर वो उसके बाद उन्होंने इक़दाम उठाया। और अगर अब उठाया तो क्या हो गया, ये अभी भी आप कहेंगे जी अब क्यों उठाया, थोड़ा और तो इंतज़ार कर लेते। तो कह मगर इधर अच्छा नहीं, इस बातों को मैं छोड़ता हूँ। ये बताइए कि आप चेयरमैन सेनेट रहे हैं, कौमी असम्बली के भी आपके, मैं देखा राजा साहब स्पीकर थे। इस वक्त असम्बली में क्या हो रहा है, आपकी सेनेट में क्या हो रहा है इस वक्त? मेरे ख्याल में बस दर्सो गरेमा होना रह गया है, गालम गलौच बार बार वो जुमले निकाले जा रहे हैं। इस तरह की असम्बलियाँ सेनेट चलेगी? सेनेट इसलिए चलेगी कि चले आई नहीं, उसकी मजबूरी है, लेकिन कौमी असम्बली तो इस तरह चलती हुई नज़र नहीं आ रही। मोहतरम बुखारी साहब देखिए बरेलवी साहब, असम्बली एजुटेशन तो नहीं के ज़रिए तो नहीं टूटनी चाहिए। असम्बली तोड़ने का इख्तियार 58(2)B अब प्रेसिडेंट के पास रहा नहीं। असम्बली तोड़ने का इख्तियार सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को है कि जो एडवाइस करे प्रेसिडेंट को कि असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए। ये देख ले, बरतानिया में अर्लियर इलेक्शन हो गए ना, उनके प्राइम मिनिस्टर ने डिज़ोल्व कर दी, टर्नओवर से पहले डिज़ोल्व कर दी। वो इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर के पास है। लेकिन मैं समझता हूँ कि
जो इश्यूज ये सामने आते रहे, ड्यूल नेशनलिटी वाला मसलन इशू था। मुझे याद है जब मैं चेयरमैन सेनेट था तो क्वेश्चन आया कि जी सुपीरियर जुडिशरीज के जजेस की नेशनलिटी बताई जाए, तो लॉ मिनिस्टर नहीं दे सकेगी, लॉ मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की जा सकी। पीएसी अगर बुलाती है तो ये जजेस कहते हैं जी हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है कि हमारा नुमाइंदगा पीएसी जाए। तो इसको देखना पड़ेगा कि पीएसी वो अदारा है कि जो इलेक्टेड नुमाइंदों पर मुश्तमिल है, जो पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट एक्सचेकर से एक्सपेंसेस होते हैं उसको एग्जामिन करता है। तो हमें उस टाइम फ्रेम में भी रहना चाहिए, उस लीगल फ्रेमवर्क में भी काम करना चाहिए। और जहाँ पे ट्रांसग्रेस करने की बात है, एग्जेक्टिव का कोई राइट नहीं है कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इंटरफेयर करे। आखिर में अगर मैं ये पूछूं भाई साहब, आपको मामलात मामूल से ज़्यादा गंभीर और संगीन है, और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, बड़े आप सीनियर सीजन सियासतदान हैं, पार्टी में बड़ी अहमियत है, चेयरमैन के सेनेट रहे हैं आप, यानी ये आप हुकूमत आपके वोटों पर खड़ी है, तो अगर आपने ऐसी हुकूमत जिसका आप हिस्सा हैं कि जिसमें आप नुमाइंदगी नहीं है, बेहतरी नहीं आ रही है, तो आप समझते हैं कि वो वक्त अब आने वाला है या आ गया है कि आप पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बने? क्योंकि बहरहाल एक जो 30-35 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, फाइनेंस की हो, फॉरेन की हो, एग्रीकल्चर की हो, नाम मैं तो चलाऊँ, वो तो उसी वक्त होगा बेहतर सूरत चल सकती है ना जब उसका जो आप उसका हिस्सा बने, आप हों खुद उसमें। बरेलवी साहब, पॉलिटिक्स इज डे टू डे अफेयर। आप समझते हैं जिस तरह इश्यूज क्रॉप अप होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ और मैच्योर पॉलिटिशियंस उन इश्यूज़ को अपनी अपनी जमात में डिस्कस करते हैं। तो जब वो वक्त आएगा कि हम जब देखें कि जी आज गवर्नमेंट में शमूलियत हमारे लिए ज़रूरी है या डिलीवर करने के लिए हमारा किरदार ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को ज़रूर एग्जामिन करेगी। पॉलिटिक्स में चीज़ें स्टेगनेंट नहीं हुआ करती, रिजिडिटी नहीं होती पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं और गुफ्तो शुनीद होती है। और अगर मौजूदा गवर्नमेंट ने सीरियसली एफर्ट्स किए मेरी क़यादत के साथ और नेगोशिएशन की, और ऑब्वियसली मेरी जमात ज़रूर एग्जामिन करेगी इस बात को। शुक्रिया मोहतरम नैयर बुखारी साहब हमारे साथ थे। मैंने कहा बड़े सीनियर सीजन आए, जब भी आपने देखा कि मेरे हर सवाल का जवाब उन्होंने बड़े डिप्लोमेटिक ही लफ्ज़ करूँगा। और बजट की आमद है, मईशत का जो हाल है, अखबार भरे हुए हैं कि जी तिजारती खतारा तनी $4 अरब से पहुँच गया, कर्जा जात 67 अर्ज तक पहुँच गए। गंदम कौन सा ऐसा इशू है जहाँ हुकूमत ने प्रोग्रेस की हो, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। बजट की आमद अगर बजट से क्या फ़र्क पड़ना, लेकिन IMF जो यहाँ बैठी है तवातुर से हुकूमत को के जो माशी आशारिये हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। और बदकिस्मती से 4 माह इस हुकूमत को हुए हैं, लेकिन किसी भी जगह कोई पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आ रहा है और इसकी तस्दीक IMF कर रहा है। हमारे साथ तो मोहतरम अली फरीद ख्वाजा साहब हैं, बड़ी गहरी नज़र है मीशत पर। शुक्रिया ख्वाजा साहब। तो हमें बताइए ना, 4 माह काफ़ी होते हैं, कहीं कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। अभी IMF ने इस हद तक वहाँ हमारे अंदर आ गए कि कहते हैं जी आप तो तिजारती खजाना आपका इस वक्त $4.5 अरब से ज़्यादा होगा। यानी इस माने कहीं हमने बेहतरी कुछ की नहीं। बाकी चीज़ों की तरफ बाद में आऊँगा ख्वाजा साहब। जी, आपका ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हालात इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मगर हालात मेरे ख्याल में तो पिछले 4 महीने में और इनफैक्ट उससे पिछले 12 महीने में हालात काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। क्योंकि मई 2023 में तो ऐसा लग रहा था कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला था, और इट वाज़ अ मैटर ऑफ वीक्स, इट वाज़न्ट अ मैटर ऑफ मंथ्स। तो हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। इनफैक्ट वो सॉवरेन बॉन्ड जो है हमें जिस पे डिफ़ॉल्ट का खदशा था, हमने सारे पैसे उसके वापस कर दिए।
इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी बॉन्ड में जिन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया उनको 3 गुना रिटर्न मिला। इसलिए अगर आप देखिए पिछले 12 महीने में स्टॉक मार्केट के अंदर 10 ईयर हाई इन्वेस्टमेंट है। 120 मिलियन डॉलर्स ओवरसीज इन्वेस्टर्स के पाकिस्तान में इन्वेस्ट हुए हैं। उसके इसकी वजह से ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है इट्स अप 80% रिटर्न मिला डॉलर बेस्ड उसमें। अगर आपको याद हो तो 2023 में हमारा रुपये डिप्रिशिएट कर रहा था। पिछले 12 महीने से हमारी करेंसी भी स्टेबलाइज है। तो इन्फ्लेशन जो है अगर आप याद करें तो 20% से ऊपर थी, अब जब 15% पे आ गई है। ख्वाजा साहब आप जो हमें बता रहे हैं कि जनाब अगर ये बॉन्ड लिए गए बाहर वालों ने तो हमें इससे क्या। अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज, तो लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज तो एक दर्जन भर जो है वो जब चाहते हैं वो उठाते हैं, जब चाहे गिरा देते हैं। आप इन्फ्लेशन 20% कम होता है, ये तो ऑफिशियली 20% कह रहे हैं, असल तो 30% है। आप अगर हम दिवालिये नहीं भी हुए, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई, 15% इन्होंने कहा था ना खुसूसी कमेटी बराए सरमायाकारी ने, 1.3%। IMF कह रहा है तजारती खजाना आपका जाके अब 27 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, 4 अरब डॉलर सिर्फ अभी इजाफा होगा। सॉरी जो से मैं तो तालिब इल्म हूँ सिर्फ मईशत का, लेकिन मुझे भी ये बड़े बड़े जो फिगर नज़र आ रहे हैं उसमें अगर दिवालिया नहीं भी हुए तो असल में दिवालिया ही है ना, और क्या दिवालियापन होता है। जी, जो हम देखते हैं वो वो बायस होता है हमारे इंटरनल सेंटिमेंट्स और इंटरनल फीलिंग्स का। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हालात खराब हैं। मगर इसीलिए मैंने जो स्टॉक मार्केट का नंबर दिया था आपको, मैंने फॉरेन इन्वेस्टर्स का नंबर दिया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इज एट अ 10 ईयर हाई। मैंने आपको लोकल की बात ही नहीं की थी इसी वजह से, क्योंकि मुझे कहा कि आप वरना झट बोल देंगे कि नहीं तो लोकल्स हैं जिन्होंने मार्केट ऊपर दिलाई। तो मैंने आपको बताया कि यूरो बॉन्ड जो पाकिस्तान का है वो तो पाकिस्तान में ट्रेड ही नहीं करता, उसमें तो पाकिस्तानी इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। उसमें तो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं जिन्होंने पिछले 12 महीने में 3 गुना रिटर्न उसमें बनाया है। मगर आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि हालात बहुत खराब है, इस बात पे तो कोई दो राय हो नहीं सकती। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हम अगर बातचीत भी कर रहे हैं और आपकी जॉब है और मेरी जॉब है, ये इट्स अ गुड आउटकम, क्योंकि मई 2023 में तो ये लग रहा था कि हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। हमने डिफॉल्ट नहीं किया, ये कुछ वजूहात की वजह से डिफॉल्ट नहीं किया। हमें सपोर्ट मिली, हमें IMF का फंड्स आए। IMF ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ये मेरा व्यू या किसी पाकिस्तानी का व्यू नहीं, IMF ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज। ख्वाजा साहब आप फिर डिफॉल्ट पे दे रहे हैं। मतलब अब एक आम आदमी तो दिवालिया ही निकल गया ना, उसका जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है वो 280 रुपये का डलवाता है, वो जो बिजली का बिल आ रहा है उसकी जो तनख्वाह मिल रही है। मुझे बता रहे थे अभी हमारे कैमरामैन, वो कह रहे हैं आधी आधा तो वो ले जाते हैं बाज़ार में जाके, आप किसी चीज़ को ख़रीदिए और फिर आप अशराफिया से आपने क्या लिया। आपका सुना नहीं आपने, दुबई में 10.5 बिलियन डॉलर, वो भी है मुँह में ज़ीरा, 16,500 करोड़ आपकी 1% अशराफिया, जिसमें अरकान असम्बली, वज़ीर, सफ़ीर, मुशीर, ये बड़े बड़े बिल्डर्स ये हैं, ये खा जाते हैं। इनसे क्यों नहीं पेट पालते इनका। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं आपकी बात से पूरा 100% एग्री करता हूं कि टैक्स कलेक्शन जो है वो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। वो ऐसा सेक्टर नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा सेक्टर हो, रियल एस्टेट हो, एग्रीकल्चर हो, जिसको टैक्स ना मिल, जिस पे टैक्स ना पड़ रहा हो। तो और अभी बिल्कुल हमारे जो टैक्स है वो इनइक्विटेबल है। सैलरीड क्लास पे ज़्यादा टैक्स होते हैं, रिटेल को टैक्स ही नहीं होता, एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं होता, रियल एस्टेट को टैक्स नहीं होता। तो इक्वालिटी इन टैक्सेशन बड़ी ज़रूरी है और टैक्स रिफॉर्म्स बड़ा ज़रूरी है। और ये वक्त जो है कोई जल्दी इम्प्रूव नहीं होगा। आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि टैक्सेस बढ़ेंगे सब पे, और ज़्यादा उन पे बढ़ने चाहिए जो नहीं देते। मगर जब तक हमारा टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ता, टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ता, हम इस मसले से बाहर नहीं निकलेंगे। शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपको इल्म है कि मैंने कहा ना कि बस कुछ दिन रहते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा असल मसला बजट का नहीं है। असल बात तो ये है कि ये जो रोज़ाना बजट एक आम आदमी बना रहा है वो कैसे अपने घर का बनाए इस तनख्वाह में जो उसे मिल रही है। अफसोसनाक अमर यह है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी क्या, आम आदमी जिस तरह लापता किए जा रहे हैं, गुमशुदा किए जा रहे हैं। अभी सिंध के एक सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को, और उससे पहले भी बासर वडेरे जागीरदार जिनको हुकूमत की पुष्पनाई हासिल है, वो जिस तरह उनकी शहादतें हो रही हैं,
इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ये टीवी मुजाहिद आपको खुशामदीद कहता है। और साफ़ियों को आपको इल्म है कि सबसे बड़ा विक्टम ख़ास तौर पर हमारे चाहे सिंध हो और बलूचिस्तान हो और केपी हो, उनका लापता होना, उनका गुमशुदा होना, उनका दबाव उन पर, और इसके लिए क्योंकि बासर लोग होते हैं इनके पीछे जो लोग ये कर रहे होते हैं, इसलिए उनका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। हाल ही में जो एक नसरुल्लाह गडानी का जिस तरह बहीमाना कत्ल हुआ है, उससे साफ़ी बिरादरी सड़कों पे तो आई है, लेकिन ठीक है, कुछ दिन मुजाहरे, कुछ दिन जलसे, उसकी कवरेज भी इतनी नहीं होती, लेकिन इसके लिए सहाफ़ती तंजीमें जो कुछ कर रही हैं, मैंने सोचा रहमत दूँ। हमारे सिंध के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सखर प्रेस क्लब के सदर रहे और बड़ा यानी इलाक़े में ख़ास तौर पर हमारी कम्युनिटी के लिए, हुकूक़ के लिए लड़ते रहे, लाला असद पठान। शुक्रिया लाला। ये जो ख़ास तौर पर ये एक वाक़या हुआ है, हम आप 2-4 दिन मुजाहरे जलसे करेंगे, मदम्मती करारदादें होंगी। अव्वल तो आपने ख़ुद देखा होगा कि अगर एक बड़े चैनल या एक अखबार के साथ हो, दूसरा अखबार, दूसरा चैनल उसको उस तरह कवरेज भी नहीं देते। तो ये वाला जो पर्टिकुलर वाक़या हुआ है, इस बारे में आपके पास क्या ख़बरें हैं लाला? शुक्रिया बरेलवी साहब। देखें, सिंध में और पाकिस्तान में जर्नलिस्टों के लिए काफ़ी अरसे से एक बहुत संगीन सूरत हाल है। पहले तो नौकरियों से बर्खास्त किया जाता था और जो है वो तनख्वाहें काटी जाती थी, फिर मुकदमात के दर्ज होने के मामलात आने लगे, फिर जेलों में डालना शुरू किया, कोड़े, और फिर लापता करना, और अब तो बराह रास्त पाकिस्तान भर में जो है वो जर्नलिस्टों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, और फिर साथ में छोटे मोटे इल्जामात जाहिर करके उस केस को रफा दफा करके दफ्तर दाखिल कर दिया जाता है। इसी तरह कुछ अर्सा पहले सखर में जान मोहम्मद मेहर को कत्ल किया गया था, और अब उसी तसलसल का सिलसिला जो है वो जारी है। और घोटकी में जिस बेदर्दी से नसरुल्लाह गडानी को कत्ल किया गया, और कत्ल करने के बाद अब तक उसके कातलों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। सहाफ़ी बिरादरी सरापा एहतजाज है, मकामी सिविल सोसाइटी, वकला और दीगर स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी तरफ से भी सख्त किस्म का एहतजाज है। जहाँ तक आपने कहा कि सहाफ़ी कुछ दिन एहतजाज करके खामोश हो जाते हैं, तो जान मोहम्मद मेहर के लिए तकरीबन 8 महीने मुसलसल सखर प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप रहा, और पूरे सिंध में जो है मुख्तलिफ वक्त। लेकिन लाला, यहाँ तो आपकी वो जो अवाम दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मैं देख रहा बड़ी धुआंधार तकरीरें सिंध असम्बली में होती हैं। इनके किसी कारकुन को, किसी एमपी को कुछ हो जाए तो उसके लिए आसमान सर पर उठा लेते हैं। आपने जैसे जान मोहम्मद मेहर का बिल्कुल वजह तौर पर जिक्र किया, और आपने ये भी देखा होगा कि क्योंकि वो एक खातून है, रुबाब चांडियो, चले उसका एक अलग पस मंजर है, उससे पहले एक जोकियों का है, वो लोग MNA होते हैं, MP होते हैं, और उनको एक वोट की खातिर दुबई से लाया जाता है। मतलब उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है ना जो कुछ ये कर रहे हैं हुकूमत का, और बदकिस्मती से एक ऐसी पार्टी का कर रहे हैं कि जो शहीदों की पार्टी कहलाती है। लाला जी बरेलवी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि हमारे पास दोहरा निज़ाम है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, पॉलिटिशियंस और जो ताकतवर तबके हैं, उनके लिए इंसाफ के तकाजे दूसरे हैं, और मजलूम जर्नलिस्टों के लिए, जिस तरह आपने उम्मे रबाब का भी जिक्र किया, वो भी उन्हीं मजलूमीन में शामिल है। और इसी तरह सिंध में सैकड़ों की तादाद में, वो बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे मजलूम शामिल हैं जिन पर झूठे मुकदमात और उनके लोगों को कत्ल किया गया है, मगर अब तक उनको इंसाफ मुहैया नहीं हो पाया है। तो ये एक दोहरा निज़ाम है पाकिस्तान में, और इस दौरे, और मैं तो शुरू से ये कहता हूँ, काफ़ी अरसे से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हो चुका है, लिहाजा इसको रीथॉट करने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों को जब तक हम देखेंगे नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनकी मेजॉरिटी सरदारों, जागीरदारों और वडेरों की और सरमायादारों की है। उनकी क्लास आम पाकिस्तानियों के साथ जस्टिफाई नहीं करती। आम पाकिस्तानियों के अलग मसाइल हैं और इन ताकतवर लोगों के अलग मसाइल हैं। लाला, इससे मैं आपसे एक और भी, अभी ये इससे आप मौजूद हैं, यही होगा कि जाके उस बेचारे को 2 लाख या 3 लाख रुपए का एक चेक दे दिया जाएगा, लेकिन इस पर कहाँ ये फैमिली रहती है। ये एक मुस्तकिल सिलसिला है, और जो आपने इदारों का हाल देख लिया, मतलब ये ठीक है आपके दोस्त का और हमारे दोस्त का अखबार है, वहाँ तनख्वाहों का क्या हाल है, ख़ासतौर से सिंध के अखबारों में किस तरीके से लोगों को दिया जा रहा है, ये भी तो है ना। और सिंध हुकूमत ये जो इनको करोड़ों के इश्तहार देती है, आखिर इसको मशरूत क्यों नहीं करती कि अगर कोई बीमार हो, कोई मारा जाए,
कोई बेचारे फैमिलियों को उनको मशरूट करे, इनको क्यों देती है करोड़ों के स्टार, और ये लोगों के कारकुनों के साथ क्या करते हैं अपना। बिल्कुल आपने बजा फरमाया मुजाहिद साहब के। बदकिस्मती से हमारी जो पीबीए में शामिल बहुत सारे जो अखबारी और टेलीविजन मालकान हैं वो अपने वर्कर्स को उजरा नहीं देते, और उजरा न देने की वजह से भी ये प्रॉब्लम है। और उसके अलावा भी उनकी किसी भी हवाले से कोई परगौर नहीं करते। अगर चाहे खुदा न खास्ता जिस तरह माजी हाल में यहाँ पर जर्नलिस्ट कत्ल हुए हैं, उनके जो है वो उन पर झूठे मुकदमा दर्ज होते हैं और दीगर मामला होते हैं, तो सिर्फ 2-3 दिन की खबरें अखबार में या टेलीविजन पर शाया कर दी जाती है, उसके बाद भूल दिया जाता है। अगर देखा जाए तो सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट से जो करोड़ों रुपए के इश्तिहारात मिलते हैं, अगर किसी आपके वर्कर को खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है और उसके पीछे फैमिली और यतीम बच्चे रह जाते हैं, तो उनको इतनी माली मावरत जो है वो इदारों की तरफ से होनी चाहिए। और हमेशा रुख कर लिया जाता है हुकूमत की तरफ से कि हुकूमत ही उनको जो है अकोमोडेट करे। हुकूमत तो जो अकोमोडेट करना है वो करे और मारे भी वही और अकोमोडेट भी वही करे। तो हमारे लेकिन लाला पहली जिम्मेदारी इदारे की है ना। आपने देखा अब क्या, अब तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्या, अब तो माहवारी सिस्टम हो गया है। मैंने सुना है कुछ इदारों में महीने के महीने तनख्वाह मिलती है, दूसरे महीने मिलती है तनख्वाह। यानी पहले तो चलो फिर भी 3 माह का 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट, अब ये बेचारा गडानी हुआ या जान मेहर हुए, इन पर और ऐसे सैकड़ों में क्या गुजरेगी। जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया। जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और जो महीने तो तनख्वाह, ये भी फिर भी गनीमत है कि कम से कम एक महीने में किसी वर्ग को तनख्वाह तो मिलती है। मगर यहाँ पर तो मेजॉरिटी बेगार कैंप बने हुए हैं, और बेगार कैंप में जो है वो कार्ड दे दिया जाता है, और कार्ड देने के बाद उनको ये कहा जाता है कि आपको 7 खून माफ है, आप लोगों के पगड़ियाँ उछालें और खुद भी कमाएं और हमें भी खिलाएं। इसी लेकिन चलते चलते मैं लाला आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि हमने भी उस ज़माने में, अगर ठीक है कि आप लोग जो इस वक्त इन तंजीमों के, इन कलमों के ओहदेदार हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि कलेक्टिव कम से कम यहाँ आकर बड़े शहरों में ऐसा सूरत तो पैदा करें ना कि इन्हें कहीं झुकें, कहीं इन्हें झुकाएं, कहीं इनको झुकाएं, बल्कि और लोगों को अपना हक दिलाएं। इसी के साथ ही लाला साहब प्रधान, आप तो खैर करते रहते हैं, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त सिंध में ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक का भी कोई ऐसा बुरा हाल है, जो जिस तरह वो मारे जा रहे हैं, जिस तरह गुमशुदा किए जा रहे हैं, जिस तरह तनख्वाहों से महरूम किए जा रहे हैं, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि दूसरों की खबरें पहुँचाने वाले अब खुद खबर बनते जा रहे हैं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।